हबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाता टेक्नोलॉजी का एक अजूबा, एक बेमिसाल टेलीस्कोप जो गैलेक्सीज के कल के बारे में हमारी समझ बढ़ा रहा है। हमें उन जबरदस्त फोर्सेस की जानकारी दे रहा है जिनकी मौजूदगी से हम अनजान थे। ये एक शानदार सिंबल है हमारी दूर की सोच की कामयाबी का। हबल ने रिवील किए हैं ब्लैक होल्स और सुपरनोवी, एस्ट्रोफिजिकल जेट्स और स्पेस में तैरते बबल, और अब तो इसे पॉप कल्चर का स्टेटस भी मिल गया है। पूरी दुनिया के लोग हबल से खींची हुई तस्वीरों के दीवाने हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे। आज हबल एक नए टेलीस्कोप के जन्म की राह तैयार कर रहा है जो होगा 100 गुना ज्यादा ताकतवर। ये हबल ही है जिसकी वजह से हम एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में दाखिल होकर स्पेस को और गहराई तक खंगाल रहे हैं। धरती का सबसे जाना माना टेलीस्कोप प्लैनेट को कभी टच नहीं करता। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप 25 से ज्यादा सालों से हमसे 563 किलोमीटर ऊपर कांस्टेंट ऑर्बिट में घूम रहा है। ये करीब 96 मिनट्स में धरती का एक चक्कर पूरा करता है। हबल की ताकतवर और पैनी निगाहें हर चीज पर नजर रखती हैं, जिसके पीछे है कोलैबोरेशन नासा और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट बाल्टीमोर मैरीलैंड के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का। फिलहाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं केन सेम्बाक, जो हबल प्रोजेक्ट के शुरुआती साइंटिस्ट में से एक हैं। हबल से वक्त में पीछे मुड़कर उस शुरुआत को देखा जा सकता है जो हम जानते हैं। आप पीछे जा सकते हैं 13.4, 13.3 अरब साल। हबल एटमॉस्फेयर के ऊपर है, इसीलिए ये अर्थ की सरफेस पर और पहाड़ों के ऊपर भी उस लाइट को देख सकता है जिसे हम नहीं देख सकते। जहां दूसरे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और छोटे टेलीस्कोप्स पावर और रेजोल्यूशन में जवाब दे जाते, वहां से तो हबल की शुरुआत होती। हबल नाम का ये दुनिया का पहला बड़ा स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसका नाम अमेरिका के 20वीं सदी के पायनियरिंग एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल की याद में रखा गया था। हबल का साइज एक स्कूल बस जितना है और वजन है 10,880 किलो। आसमान में 12 टन की आंख बनाना एक साइंटिफिक मिरेकल ही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में एक मिरर है 8 फीट चौड़ा। ओके, ये साइज है मिरर के डायमीटर का, तो ये कहीं बड़ा है किसी भी टेलीस्कोप से जो आपने कभी अपने बैकयार्ड में यूज किया होगा। पर कमाल की बात यह है कि ये स्पेस में है जहां ये बहुत कम पावर यूज करता है, करीब उतनी जितनी पावर एक हेयर ड्रायर यूज करता है। ये अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में तकरीबन 16,093 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हर 1.5 घंटे में अर्थ का चक्कर पूरा करता है। ये आसमान में तेजी से घूम रहा है, सो इफ यू कैन कैच इट तो ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं दिखेगा। ये आसमान में बहुत तेजी से चक्कर काटता है। हबल पिक्चर डेटा ब्लैक एंड व्हाइट में भेजता है। इसके बाद स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में जोट लवे जैसे इमेज एक्सपर्ट्स इन इमेजेस को हबल के इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेक्ट किए गए केमिकल एलिमेंट्स के हिसाब से रंग देते हैं। नीला ऑक्सीजन दिखाता है, लाल सल्फर और हरा है हाइड्रोजन। एडिशनल डेटा के आधार पर मोशन जोड़ दिया जाता है। हबल का मिशन खूबसूरत पिक्चर्स पर नहीं रुक जाता। ये सारा डेटा एक आर्काइव तक पहुंचता है और उस आर्काइव में हर वो छोटे से छोटा डेटा है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कभी लिया है, और ये हर कुछ घंटे बाद नया डेटा आने पर अपडेट होता रहता है। दुनिया में कोई भी हबल को यूज करने का प्रपोजल दे सकता है, और एज अ रिजल्ट करीब 800 से ज्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और ये हर साल होते हैं हबल के ऑब्जर्वेशन के बेस पर। इसे लॉन्च किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि साइंटिस्ट ने इस चीज के विजिबल एविडेंस पाने के लिए हबल की तरफ रुख किया, ये जानने के लिए कि दूर स्पेस में स्टार्स को पैदा करने वाली वायलेंट फोर्सेस ने क्या हमारे अपने सोलर सिस्टम को भी आकार दिया है। 1992 की गर्मियों में कॉमेट शूमेकर लिवी 9 या SL9 जुपिटर के बेहद करीब से गुजरा था।
करीब 1.5 किलोमीटर लंबा कॉमेट प्लैनेट की ग्रेविटी में उलझ गया था। SL9 टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके हिस्से एक लंबी लाइन में बिखर गए, जैसे कि हबल इमेज ने दिखाया। इसे नाम दिया गया द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। डेटा ने बताया कि जल्दी ही वो पर्ल्स जुपिटर से टकराने वाले थे। तब प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर हाइडी हैमल ने नासा को एक प्रपोजल सबमिट किया। हम कई डेकेड से जानते थे कि कोलिजन्स बहुत अहम हिस्सा है सोलर सिस्टम एवोल्यूशन का। मून को देखें तो क्रेटर्स दिखाई देते हैं, सो यू नो कि कोलिजन्स इम्पोर्टेंट हैं। अर्थ पर भी हम कई डेकेड से जानते थे कि कोलिजन्स ने एक बड़ा रोल निभाया है, लेकिन हमें किसी कोलिजन को देखने का मौका नहीं मिला। जुलाई 1994 में टीम बाल्टीमोर के स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में कॉमेट को प्लैनेट के कांटेक्ट में आते देखने के लिए इकट्ठी हुई। हमें नहीं पता था कि क्या होगा जब शूमेकर लिवी-9 जुपिटर से टकराएगा। वैसे ये भी मुमकिन था कि दैट नथिंग वुड हैपन एट ऑल। शूमेकर लिवी-9 की पहली इमेज आई। इसने इम्पैक्ट का कोई सुराग नहीं दिया। लेकिन फिर नई इमेजेस आई। वाह, क्या देखो। व्यू है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे वाह गाइस, वाह, क्या बात है। ओह माय गॉड। प्लैनेट इतना घूम गया था कि वो इम्पैक्ट साइट डिस्क पर दिख रही थी, एंड इट वाज ह्यूज। टीम ने कॉमेट को अपने सामने प्लैनेट से टकराते देखा, जैसे आंखों के आगे कॉस्मिक हिस्ट्री घट रही हो। ऊपर ऑडिटोरियम में प्रेस मौजूद थी, एंड एट द सेम टाइम उस वक्त स्क्रीन पर चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीन शूमेकर बोल रहे थे, अगर हम इन चीजों को देखें तो। और हम नीचे झूम रहे थे। वो लुक एट दिस, अमेजिंग। ओह माय गॉश, हमें उन्हें ये दिखाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते वी डोंट नो, वी नो। और हमें इसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा सिर्फ आईडी से। मेरे पास एक रॉ लेजर प्रिंटर आउटपुट है। ये काफी रॉ है। हम इसमें एक्चुअली इम्पैक्ट साइट को देख सकते हैं। हबल ने पूरे हफ्ते शूमेकर लिवी-9 की जुपिटर पर एक के बाद एक चोट करने की इमेजेस कैद की। हमने जुपिटर से उठते उन एक्सप्लोसिव प्लूम्स की हाइट्स कैलकुलेट की थी, जो जुपिटर से करीब 3000 किलोमीटर ऊपर तक उठ रहे थे। इट्स ह्यूज, प्लैनेट के हिसाब से बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन उसके बाद बची क्लाउड्स जो हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उमड़ते रहे, उससे दसियों हजार डिग्री टेम्परेचर तक का फर्क आ गया था। हबल की कॉमेट इम्पैक्ट की तस्वीरों ने साबित कर दिया कि अरबों साल पहले हमारे प्लैनेट को बनाने वाली वायलेंस आज भी जारी है। हबल ने हमें पहले ग्राउंड से ली गई पिक्चर्स के कहीं बेहतर काइंड ऑफ अपग्रेड प्रोवाइड किए। हबल के कैमरास और इक्विपमेंट्स इमॉर्टल नहीं है। कॉस्मोस की कमाल की पिक्चर्स भेजने के लिए उन्हें भी इन सालों के दौरान ट्यूनअप्स और अपग्रेड्स की जरूरत पड़ी है। लेकिन ऊपर स्पेस में 563 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते टेलीस्कोप की सर्विस की अपनी चुनौतियां होती हैं। हमने जिस तरह के काम लिए हैं, उन कंपोनेंट्स, ऑर्गन्स, इंस्ट्रूमेंट से जो उसमें लगे हैं, एंड यू नो उन पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को निकालना और उन्हें नए से रिप्लेस करना या उन इंस्ट्रूमेंट्स को खोलना भी एक तरह से स्पेस में सर्जरी करने जैसा है। मई 2009 में शटल सर्जन्स उसे ठीक करने गए। वो हबल का आखिरी रेस्क्यू मिशन था, क्योंकि तैयार हो रहा है एक नया हायर रेजोल्यूशन टेलीस्कोप। लेकिन 19 साल का हबल रिटायर होने के आसपास भी नहीं है। 2009 में इसे बस टीएलसी की जरूरत थी। अपग्रेड मिशन पर जाने को तैयार एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे जॉन क्रन्सफेल्ड। हबल तक जाना एक कैलकुलेटेड रिस्क है। वैसे भी स्पेस फ्लाइट रिस्की तो होती है, सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं डिटर्मिन्ड हूँ, पर अपनी फैमिली के हिसाब से मैं रिस्क ले रहा हूँ। शटल एस्ट्रोनॉट्स ने काम पूरा किया
हबल में जान आ गई और ये पहले से ज्यादा दमदार हो गया। इसे इसका तीसरा वाइड फील्ड कैमरा मिला, जिसका रेजोल्यूशन और भी बेहतर था। हबल का नया कैमरा इंफ्रारेड लाइट को पकड़ सकता है, इसलिए ये वक्त में और पीछे देखकर उन गैलेक्सीज का पता लगा सकता है जो यूनिवर्स में ओरिजिनल डीप फील्ड में दिखाए वक्त से और पहले बनी थी। हबल के तीनों वाइड फील्ड कैमरास ने बस कुछ ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं। एक ऑब्जेक्ट है बबल नेब्यूला, कई लाइट ईयर्स दूर एक बहुत बड़ा सा उबलता हुआ स्टार, एक बढ़ते आकार का बबल ब्लो करता हुआ। सन से 45 गुना बड़े स्टार के तेजी से एनर्जी छोड़ने पर उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप नॉर्मल बबल बनाते हैं तो जो चीज असल में इसे बबल बनाए रखती है वो है इसका एयर रेजिस्टेंस में रहना। एयर इसे बांधे रखती है, प्रेशर इसकी बबल शेप बनाए रखता है जब तक इसे फोड़ा न जाए। बबल नेब्यूला वैसी ही सिचुएशन है। ये स्टार बहुत सारी एनर्जी छोड़ रहा है और वो एनर्जी चोट कर रही है एयर नहीं बल्कि उस रीजन को घेरने वाली गैस और डस्ट पर। इससे पैदा होता है एक्सप्लोजन। और आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो इस तरफ थोड़ा ज्यादा है बजाय इस तरफ के। इस विजुअलाइजेशन में हमने हबल और ऐसे ही दूसरे टेलीस्कोप से ली गई इमेज को इस्तेमाल किया है और उसे फ्लाई थ्रू में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ ऊपर गैस और डस्ट होती है जो कि ऑकल्ट और ब्लॉक करती है इस एक्सपेंशन को, और इन गैस क्लाउड्स के अंदर बहुत बहुत सारे नए स्टार्स पैदा होते हैं उस बबल से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो बढ़ रहा है। बबल के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स में से एक था पैंक्रोमैटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेजरी और फैट। हबल देख पाया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक कलेक्शन के तौर पर, जिसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स थे, और यही तो गैलेक्सी है, इसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स हैं। और हबल के रेजोल्यूशन की बदौलत हम इंडिविजुअल स्टार्स को देख पाए इस दूसरी गैलेक्सी में जो उतनी ही दूरी पर है जितनी की सन और सन के सबसे नजदीकी स्टार के बीच में है। फैट प्रोजेक्ट ने अलग अलग करीब 12 करोड़ स्टार्स की चमक और रंगों को नापा। इस हबल इमेज के जरिए हम उन बुनियादी सवालों के जवाब दे सकते हैं कि गैलेक्सीज बनाने के लिए स्टार्स कैसे बनते हैं और इवॉल्व कैसे होते हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन होने की संभावना के बारे में नए सुरागों के सामने आने के बीच हबल स्टार्स की लाइफ साइकिल का लेखा जोखा तैयार करने में साइंटिस्ट की मदद कर रहा है। 1995 के स्प्रिंग में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ये तो जानते थे कि स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड से पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये क्लाउड्स स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ सर्पेंट्स में ईगल नेब्यूला शायद इसका सुराग दे सकता है कि क्लाउड स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। अर्थ पर लगे बेहद ताकतवर टेलीस्कोप्स भी उसका साफ नजारा नहीं देख पाते थे। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ने हबल स्पेस टेलीस्कोप का रुख ईगल नेब्यूला की तरफ किया। हबल से अपनी इमेजेस डाउनलोड करने पर हेस्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये हबल की भेजी उस ईगल नेब्यूला की पहली पिक्चर है जो 65,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये गैस और डस्ट के बने 3 बहुत बड़े पिलर्स दिखाती है। बाईं तरफ वाला टावर करीब 4 लाइट ईयर्स ऊंचा है। इन्हें इनकी शेप मिलती है इनके बहुत पास मौजूद कुछ बहुत बहुत बड़े चमकदार बहुत गर्म स्टार्स से, जो बहुत ही बड़ी तादाद में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन छोड़ रहे हैं, जो कि अपनी सराउंडिंग्स को तैयार कर रही है। ये सेलेस्टियल पिलर्स इतनी कमाल की बारीकियों के साथ कभी सामने नहीं आए थे। पहली बार साइंटिस्ट ने देखा कि हर पिलर गैस के छोटे छोटे क्लम्प्सेस से भरा पड़ा था। क्या ऐसे क्लम्प्सेस स्टार्स के जन्म की गुमशुदा कड़ी हो सकते हैं?
हेस्टर ने क्लम्पसिस को नाम दिया इवेपोरेटिंग गैशियस ग्लोब्यूल्स यानी एग्स। इमेज ने कुछ एग्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टार्स दिखाए। हमारे सामने एक बहुत डायनामिक प्रोसेस की तस्वीर है, ऐसी चीज की तस्वीर जो चेंज हो रही है। एज पार्ट ऑफ दैट चेंज स्टार्स की अगली जनरेशन उभर रही है। जैसे यहाँ ये वाला, इसमें वो छोटी सी रेड डॉट एक्चुअली स्टार है, और ये तो कुछ खास ही है। इसमें एग की टिप से एक्चुअली स्टार निकलता दिख रहा है। फोटो में एग्स छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से हर एक में हमारा पूरा सोलर सिस्टम आसानी से समा सकता है। गैस के ये गर्म क्लम्पसेस स्टार के बनने की पहली स्टेज हैं, और जिन टावर से वो लटके हैं उन्हें बिल्कुल सही नाम दिया गया है, द पिलर्स ऑफ क्रिएशन। हबल की ईगल नेब्यूला की इमेज हमें स्टार्स के पैदा होने की एक शुरुआती स्टेज दिखाती है। ये जो नहीं दिखाती वो है अगली स्टेज, कि स्टार्स एग से बाहर कैसे आते हैं। जवाब मिला 1994 में हबल की कैद की 1500 लाइट ईयर्स दूर स्वॉर्ड ऑफ ओरायन के एक नेब्यूला की इमेजेस में। ईगल नेब्यूला की तरह ओरायन भी स्टार्स पैदा करता है। साइंटिस्ट ने इस इमेज की बारीक जांच की तो उन्हें छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखे, गैस और डस्ट की चपटी डिस्क जैसे स्पॉट्स जो ताजे हैच हुए एग्स से बने थे। इन स्पॉट्स को कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स। सेंटर में बेबी स्टार के बढ़ने के दौरान प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क गर्म होकर एक प्लैनेट मेकिंग फैक्ट्री बन जाती है। डस्ट के अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में घूमते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल से 1000 गुना छोटी ये डस्ट कॉस्मिक डस्ट बनीज में आपस में सटी रहती है। सैकड़ों हजारों सालों के दौरान ये डस्ट बनीज धीरे धीरे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, मून्स और प्लैनेट्स बन जाते हैं। कुछ वक्त बाद गैस या तो न्यूबॉर्न स्टार पर गिरकर या स्टेलर विंड्स में बहकर गायब हो जाती है और अपने पीछे एक न्यूबॉर्न प्लैनेटरी सिस्टम छोड़ जाती है। ऐसा ही हुआ होगा अगर आप 4.5 अरब साल पीछे जाकर देखें तो। सन और सोलर सिस्टम के बनने को देखें तो वो उसी तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा जैसा इसमें दिखता है। हम 4.5 अरब साल पीछे तो नहीं लौट सकते, पर हेस्टर की शुरुआती ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से तेजी से 20 साल आगे आए तो हबल हमें नई जानकारी दे रहा है। So 2014 में हमने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को फिर से देखा। यहाँ ये विजिबल लाइट में दिखते हैं और यहाँ ये नजर आ रहे हैं थोड़े से बाहर हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 में इंफ्रारेड में। इस पिक्चर में हमें क्लाउड्स के पार स्टार्स पैदा होते दिखते हैं, उन पिलर्स में भी और उनसे आगे भी। उनके पीछे हजारों स्टार्स मौजूद हैं। हबल टेलीस्कोप ने क्लाउड्स और स्टार्स के पैदा होने में कुछ और भी देखा, एस्ट्रोफिजिकल जेट्स। थोड़ी अकल लगाएं तो ये स्टार वॉर्स की घुड़सवार फौज दिखती है, लेकिन ये एक स्टार के पैदा होने की शुरुआत का नतीजा है। जब ये बनता है, फटने से बचने की कोशिश करता हुआ। ये इतनी तेजी से घूमता है कि इससे कुछ मटेरियल गिरने लगता है। इट्स लूजिंग स्टफ, लेकिन सिर्फ बहुत तेजी से मूव करती गैस के इन टाइट कॉलम्स में। जैसे होज से पानी निकलता है, वैसे ही यहाँ ये स्टार से निकल रहा है। आप बेसिकली स्टार से इजेक्शंस की हिस्ट्री देख रहे हैं बीते 1000 सालों में। जेट वक्त की एक तस्वीर जैसा है, उस बर्थ प्रोसेस की जो हमारे पास कई सोलर सिस्टम सामने ला सकती है, लेकिन जहां जन्म है वहां मरण भी है। 2004 में हबल की कैद की एक तस्वीर ने हमें हमारे अंत की एक झलक दिखाई। हीलिक्स नेब्यूला। स्टार की ये आउटर लेयर्स फैलते हुए अपने पीछे सॉलिडिफाइड ऑक्सीजन और कार्बन का एक झुलसता हुआ गर्म गोला छोड़ती हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। किसी दिन यही चीज हमारे सन के साथ होगी।
सन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इससे ये फैलकर एक बड़ा सा रेड स्टार बन जाएगा। ये बुरी खबर है। हमारे प्लैनेट पर टेम्परेचर 1000 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। धरती पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में गर्म गैस की एक दीवार धरती को ढकते हुए स्पेस तक छा जाएगी। इसके रास्ते में आने वाला हर प्लैनेट और मून राख हो जाएगा। हमारा सन बस एक कलर्ड स्प्लैश जैसा बचेगा जो हजारों लाइट ईयर्स दूर से भी दिखेगा, कुछ इस तरह। तो ह्यूमन रेस के सामने एक वार्निंग है। हमारे पास बस 5 अरब साल का वक्त है। लेकिन हमारे सन का खत्म होना उस कहीं ज्यादा ताकतवर डाउनफॉल के सामने फीका है जिसकी हमने हबल की बदौलत एक झलक कैद की है। कुछ स्टार्स हमारे सन से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़े हैं